मैं मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल और इस वीडियो पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 साइंस, जिसका कि नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो क्लास 8 नाम सुन के घबराए ना करो, क्योंकि क्लास 8 में कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है, जो हम पिछले क्लास में पढ़े होते हैं ना, उसमें और थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा डिटेल में आता है, इसलिए तो हम लोग क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्रॉप प्रोडक्शन। जो बच्चे सोचते हैं कि, जो मेरे दोस्त सोचते हैं कि हमारा चैप्टर बहुत ही आसान, बहुत ही कठिन है, आसान सोचने वाला तो सही है, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, लेकिन जो सोचते हैं बहुत कठिन है तो ये बहुत आसान है, ऐसा मत सोचो। क्यों? क्योंकि आपको भी क्रॉप यानी कि क्रॉप मतलब क्या होता है कि अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ठीक है, अभी आप कभी कोई पेड़ उगाए हो अपने घर पे, या कभी स्कूल में क्या करते हो? आप उसमें क्या करते हो, पहले जो सोई होता है उसको अच्छे से तोड़ लेते हो, उसके बड़े बड़े गुज्जे होते हैं उसको अच्छे से तोड़ लेते हो, तोड़ने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके अच्छे से उसको हम लोग बिल्कुल मुलायम कर लेते हो। सोई को करते हो, करने के बाद मान लो स्कूल में नहीं करते हो, डायरेक्ट मिट्टी में भी खोस देते हैं कुछ लोग, बाकी घर में तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आप कैसे करते हो मुझे नीचे कमेंट में बताओ। ठीक है, इसके बाद में उसमें सीड डालते हैं, इसके बाद उसमें सप्लाई वाटर करते हैं, मतलब कि वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर कुछ दिन बाद जो प्लांट है वो उगाता है। ऐसा तो नहीं कि हम एक ही बार उसमें, ऐसा तो नहीं है उसमें हम एक ही बार वाटर सप्लाई करते हैं, नहीं, हमें उसको रेगुलर वाटर सप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड होता है प्लांट्स को उगाने का, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के अपने इस चैप्टर में। तो देखो गाइस, बहुत आसान है, बिना देर किए हम इस 30 मिनट से कम में मैं चाहूंगी आपको जो चैप्टर है इसको पूरे डिटेल में कंप्लीट करवा दूं, कि अगर आप अपने क्वेश्चंस भी करने बैठो ना, तो आपको ना बुक की जरूरत पड़े ना पेज पलटने की जरूरत पड़े। आप क्या करो, बस आप ऐसे दिमाग में ऐसे करो और आपको बस सब याद आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं, देखो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर को मतलब जाने तो क्रॉप को जैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके हम स्टेप्स जानेंगे यहाँ पे, और मैनेजमेंट यानी इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझने में बात करते हैं क्रॉप की बात करने में ही पता है कि जो प्लांट्स हम उगाते हैं उसको जब हम लोग बड़ी मात्रा में उगाते हैं ना, तो उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो क्रॉप को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं गाइस? फसल कहते हैं। ठीक है, अब जो क्रॉप्स है, जो फसल है, इसको कहाँ उगाते हैं? एग्रीकल्चर में उगाते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज मेड बाय द एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर क्या होता है? देखो, कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स एंड कल्टिवेटिंग द लैंड एंड ग्रोइंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर की। देखो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रही हूँ, यू हैव टू आल्सो राइट इन योर कॉपी कलम लेके पढ़ जाओ, उसमें लिखते रहो, नहीं तो आपको नहीं याद होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर? जैसा कि मैं बोली, राइटिंग खराब हो तो उसमें कोई भी कमेंट मत करना। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स, एंड growing the crops is called agriculture. Sorry guys, यहाँ पे ना आएगा। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है। अच्छा, मुझे आप एग्रीकल्चर को आप हिंदी में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये देखो, एग्रीकल्चर जो शब्द है हम लोग पिछले 3 साल से पढ़े, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बताना चाहिए कि नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन जानते हैं, प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द लैंड एंड ग्रोइंग द क्रॉप्स। अच्छा, आप लोग, बहुत लोग यहाँ पे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या आप बता सकते हो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी चीज का प्रयास करना, बार बार उसको करना। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? एक कोई भी कार्य, प्रथा, स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ द कल्टिवेटिंग द लैंड, यानी लैंड को कल्टीवेट करना, यानी उसे सींचना, कल्टीवेट करना, एंड ग्रोइंग द क्रॉप्स, और उसमें क्रॉप्स को उगाना यानी प्लांट्स को उगाना, उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आई? कोई भी डाउट नहीं? चलो क्रॉप्स की बात करते हैं, जिसका कि हम मतलब जान चुके हैं, जिसका कि मतलब है फसल। अब जल्दी हम लोग क्रॉप्स का भी मतलब जान लेते हैं। देखो, क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स, जब हम लोग कोई भी प्लांट एक बहुत ही बड़े फील्ड में और बड़ी ज्यादा अमाउंट में बनाते हैं ना, बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में उगाते हैं, तब हम उसे कहते हैं क्रॉप्स। तो व्हाट आर द क्रॉप्स व्हेन नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द कल्टीवेशन ऑफ द, आसान शब्दों में लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ऑफ द सेम काइंड of the plants in the large area
large area and in large amount is called the crops. ठीक है, बात समझ में आई? नहीं बात समझ में? चलो मैं समझा देती हूँ. What is the crops? तो crops क्या होता है? किसी भी एक प्रकार के सेम काइंड ऑफ द प्लांट्स, यानी कि किसी भी एक प्रकार के प्लांट्स को एक बहुत ही बड़ी जगह पे बहुत ही बड़े मात्रा में उगाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं. बात समझ में आई? चलो अब देखो, जो क्रॉप्स होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ऐसे आपके बुक में लिखा हुआ है. अभी देखो, मैं आप बुक भी बंद कर दो. अगर आप बुक खोलोगे या फिर अगर आप ऐसे बुक कभी रीडिंग की होगे तो आपको दिखाई देगा कि जो क्रॉप्स हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है खारिफ क्रॉप और एक होता है राबी क्रॉप. समझ में आई? आपको ये भी पता है कि खारिफ क्रॉप का मतलब होता है विंटर. अच्छा, आपको नहीं पता? जो बच्चों को नहीं पता है उसके लिए मैं आपको बात बता दूं. अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा? खारिफ और राबी क्रॉप्स. इतना लिख लो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स, आर द खारिफ क्रॉप्स एंड द राबी क्रॉप्स. अब हम पढ़ते हैं. अच्छा, जब हमें सारे टाइप्स पता चल जाता है तो हमें और क्या चीज जानने को रहता है टाइप्स में, कि जो टाइप्स हैं जो उसे बांटा गया है, ये कौन से बेसिस पे बांटा गया है. इट इज द मेन टॉपिक और यही मेन क्वेश्चन आता है हम लोग के एग्जाम्स में, जो हमें नहीं पता रहता है. ठीक है, तो व्हाट जो क्रॉप्स है जो उनको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, वो कौन से बेसिस पर यहाँ पे किया गया है. तो सबसे पहले इसका बेसिस जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक मीन्स द बेसिक इज द पावर. ठीक है, तो इसका हम लोग बेसिक जाने. तो अभी जो क्रॉप्स हैं इनको क्यों किस बेसिस पर डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा. क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, बस. ठीक है, तो इन चारों के बेसिस पर जो क्रॉप्स है उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से? पहले हम जानते हैं, पहला है खारिफ क्रॉप. देखो, आप जानते हैं खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं? वो क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप, एक मिनट देखो, खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं? वो क्रॉप्स जिनको की बहुत ही कम पानी चाहिए होता है उगने के लिए. तुम लोग वहां पे क्या वो कब उगते हैं? विंटर सीजन में. और जब विंटर सीजन में उगते हैं तो उसको खारिफ क्रॉप कहते हैं. एक बार फिर से समझाती हूँ, मैं भी थोड़ा हिचक गई थी, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ. ठीक है, तो खारिफ क्रॉप क्या होता है? जो कि विंटर में उगे. और विंटर में उगने का क्या मतलब है? अभी आप बुक में पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है विंटर क्रॉप्स. ये विंटर क्रॉप्स जो क्रॉप्स है वो विंटर में उगते हैं. और कब से कब तक उगते हैं? अक्टूबर टू मार्च तक. इनके बीच में इनको उगाया जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल आप मुझे नीचे कमेंट करोगे, 3 आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं 3 यहाँ लिखूंगी. ठीक है, अभी मैं जो आपको बताने वाला था इस पे फोकस करते हैं. फोकस ये करना था हमें कि जो खारिफ क्रॉप्स है वो विंटर क्रॉप्स है. आखिर क्यों खारिफ क्रॉप्स को खारिफ क्रॉप क्यों कहते हैं? अभी राबी क्रॉप्स में जान लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ हम क्वेश्चन उठाएंगे, तब ज्यादा मजा आ जाएगा. दिख रहा है इसके नीचे? यहाँ दिखेगा ना? चलो इसके नीचे भी थोड़ा सा लिख देते हैं, नहीं तो इधर लिख देते हैं. इधर हम लिखेंगे गाइस राबी क्रॉप्स. ठीक है, जो कि रेनी सीजन में उगते हैं, रेनी सीजन में. और रेनी सीजन गाइस कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर तक. इतनी बात समझ में आई? यहां तक आपको बात समझ में आ गया? अब जो हम लोग क्वेश्चन जिसमें हम लोग खेल जो करने वाले थे वो भी हम लोग खेल लेते हैं. ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन ये था कि खारिफ क्रॉप्स को हम लोग खारिफ क्रॉप्स क्यों कहते हैं और राबी क्रॉप्स को राबी क्रॉप्स क्यों कहते हैं? अगर हम लोग, यानी कि हमारा ये मतलब है कि विंटर जो क्रॉप्स हैं, जो विंटर क्रॉप्स है उसको हम लोग विंटर क्रॉप्स उगाते हैं, और जो क्रॉप जो रेनी सीजन में उगते हैं उसको हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं. अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है आपके मन में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है, मैं ऐसा ही कहती हूँ क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग पढ़ा था तो मेरे मन में भी ऐसा क्वेश्चन रहा था, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ. ठीक है, देखो अब आप ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग जो खारिफ क्रॉप्स है उसको हम लोग राबी क्रॉप्स भी तो ला सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं ला सकते? अब इसको हम लोग समझते हैं. देखो, इसका जो मेन कारण है वह ये है कि जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं इनको कम पानी चाहिए होता है, और जब कम पानी चाहिए होता है तो इनको ज्यादा पानी में भेजने की क्या जरूरत है? बेफालतू के पानी खर्चा होगा, और पानी खर्चा होने के साथ साथ जब इसको ज्यादा पानी मिल जाएगा तो पेड़ भी सड़ जाता है.
ठीक है। तो वो जो क्रॉप्स होते हैं, जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, उनको कम से कम पानी चाहिए होता है, और कम से कम पानी चाहने वाले जो मैं आपको तीन क्रॉप्स बताने वाली हूँ वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं व्हीट, पी, ग्रेन। इसके आगे तीन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इट इज फॉर यू कि आपको 6 या 5 कम से कम याद होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 लिखे, बाकी 2 1 जितना वाला आपको आता हो उतना लिखना, ठीक है। रबी क्रॉप्स की बात करें, उन्हें ज्यादा पानी चाहिए था, इसलिए उनको रेनी सीजन में भेजा गया है, जो कि जून से सितंबर तक उगते हैं। देखो अक्टूबर टू मार्च, जून से सितंबर। देखो अब मैं आपको इसका महीने लर्न कर लेंगे तो आपको पता ही होगा यार कौन सा सीजन किस महीने में आता है, नहीं पता फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो जून, जिस महीने में हमारा हॉलीडे समर वेकेशन होता है, उस समय से लेकर मेरे बर्थडे तक। मेरा बर्थडे एक्चुअली सितंबर में 2 सितंबर को, ठीक है। तो उस समय तक अभी मेरा बर्थडे याद रखना, ठीक है। तो सितंबर तक क्या होता है, ये रेनी सीजन चलता है। इसके बाद अक्टूबर यानी कि इसके नेक्स्ट मंथ से ही मार्च तक यानी कि हमारा लास्ट ईयर ऑफ द प्रीवियस क्लास का हमारा लास्ट ईयर, ठीक है। तो वो कब से कब तक होता है, मार्च तक होता है। तो याद रखना विंटर क्रॉप यानी कि हमारा पिछला साल, और नया साल यानी कि रेनी सीजन, ठीक है। पढ़ने वाली क्लास वाली आपको जैसे समझना आप ऐसे समझो, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल लिख ले, जिसको कि ज्यादा पानी चाहिए होता है। राइस को पकने में भी पानी चाहिए होता है और उगने में भी ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं राइस, मैज, सोयाबीन। देखो इन सबको ना ज्यादा पानी चाहिए होता है, या मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि राइस को उगने में भी पानी चाहिए होता है और पकने में भी पानी चाहिए होता है। उसी प्रकार से सोयाबीन को जब खाते हो, सब्जी में सोयाबीन कभी खाया हो, उससे जब आओगे तो उसमें पानी निकलेगा, नहीं तो फिर सब्जी का रस निकलेगा। क्यों? क्योंकि उससे भी पकने के लिए पानी चाहिए होता है। और यही देखो, यही है रेनी सीजन की निशानी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये था हमारे पूरा क्रॉप्स का टॉपिक, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जिसको हम 12 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी 12 मिनट में हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी कि अब हम लोग करने वाले क्रॉप को मतलब समझ लिए। अब हम समझेंगे क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करें, यानी कि क्रॉप को हम लोग प्रोड्यूस कैसे करें। तो शायद चलो गाइस जल्दी मैं इसको नेक्स्ट इरेज करके मैं इसको नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक लिखती हूँ। तब तक आप अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया उसको एक बार आप रिवाइज करो, ठीक है। जल्दी रिवाइज करो, और मैं भी यहाँ पे जल्दी रिवाइज करके अपना नाम लिख देती हूँ। सॉरी अपना नाम नेक्स्ट टॉपिक। रिवाइज हो गया? क्योंकि गाइस मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं था जो आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगे। बाकी अगर ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, तो बंद कर दो तब तक। ठीक है, मोबाइल की बैटरी भी बच जाएगी, ठीक है। अब हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग स्टेप्स जानेंगे कि क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स चाहिए होते हैं। देखो जब मैंने आपको बताया था, इसमें टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। एक एक करके जानेंगे तो आपको ज्यादा उसमें क्या रहे, ज्यादा उत्साह रहेगा आपके अंदर, ठीक है। तो वो हमें चाहिए, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके समझेंगे तो आपको ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी आपका नहीं पता, मैं अपना बताती हूँ, ठीक है। तो मैं जब भी अपने क्रॉप्स उगाती हूँ, या फिर आप कुछ लोग में से आप जब अपना क्रॉप्स उगाते होगे, सॉरी प्लांट जब अपना उगाते होगे, तो अपनी मिट्टी को अच्छे से खोदते हो, पानी में मिला के अच्छे से उसको स्मूथ करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप वही होता है क्रॉप्स को या एक प्लांट को उगाने का, ठीक है। क्रॉप्स पता चल गया, बड़े से फील्ड में बड़े से अमाउंट में क्रॉप को उगाने को, प्लांट को उगाने को क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो अब जब हमें, अब सोचो, अब पहला स्टेप देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। तो जब हमारे पास जब बड़ी फील्ड होती है, उसमें जब हमें अब वहां की इतनी बड़ी फील्ड है, वहां पे आप एक एक मिट्टी बोरे में लेके थोड़ी खोदोगे। वहां पे अब आपके लिए क्या आता है, आप पुराने समय में तो लोग ही उसको क्या करते थे, लोग उसको कभी खोदते थे, और जिन लोगों के पास बैल होती थी, वो बैल के पीछे क्या करते थे, हो बांध देते थे। हो, HO ही, हो नहीं हो, ठीक है, हो, ठीक है, वो वाला हो, ठीक है, हल, ठीक है। तो वो क्या करते थे, बैल के पीछे वो बांध देते थे, जिससे कि जो पूरी हमारी जो उनकी फील्ड होती थी, वो पूरी क्या हो जाती थी, प्रिपेयर हो जाती थी उसमें क्रॉप्स उगाने के लिए, ठीक है। अब जब इतनी बड़ी
मशीन्स ज्यादा प्रयोग होंगी। तो मशीनें यहाँ पे कौन कौन सी आ गई है? प्रिपरेशन यानी कि सोइल को प्रिपेयर करने के लिए, किस चीज के प्रिपेयर करने के लिए? क्रॉप्स उगाने के लिए। अब मशीन आ गई है कल्टीवेटर, कल्टीवेटर, ठीक है। अब और भी चीजें हमें इस स्टेप में जाननी है। और कौन सी चीजें हैं? देखो, अब हमें जो हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जब हम लोग जो उसको जो सोइल है, जब हम लोग उसको अच्छे से तोड़ते हैं, उसके जो बड़े बड़े गुज्जे को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब जान भी लेते हैं, ज्यादा देर करेंगे तो वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल में देखें तो सोइल को ढीली करना या फिर नीचे तक जाके उसको क्या करना, उसके लम्प्स को तोड़ना। जड़ जो गुज्जे होते हैं, गुज्जों को क्या कहते हैं? लम्प्स कहते हैं। तो जो सोइल है उसको प्रिपेयर करना, तो वो किसकी मदद से होता है? बाय द टिलिंग एंड द प्लफिंग। टिलिंग प्लफिंग का मतलब क्या होता है? सोइल को ढीला करना। ढीला मतलब क्या होता है? उसको जो मैं बोली थी ना, वो करना, खुदाई करना उसकी, वही, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या होता है? प्लफ और टिल की मदद से, प्लफिंग और टिलिंग की मदद से हमारी सोइल प्रिपेयर होती है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी कोई डाउट हो तो मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। 4 मिनट में अगर एक सब पढ़े तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, आधा टाइम बीत चुका है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सोइल नहीं समझ में आया, फिर से समझा देती हूँ। समझ में आया तो वीडियो को आगे कर दो, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द सोइल जो कि कल्टीवेटर की मदद से किया जाता था। पहले बैल के पीछे हो बांध दिया जाता था, फिर प्लफ बांध दिया जाता था, जिससे कि उनकी जो पूरी सोइल होती थी वो ट्रेडिशनल मेथड था। ये मॉडर्न मेथड है विद मशीन कल्टीवेटर, ठीक है। ये जो प्रिपरेशन ऑफ सोइल ये किसकी मदद से होता है? ये होता है विद प्लफिंग और टिलिंग। इसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग प्लफिंग और टिलिंग कहते हैं। तो इट इंक्लूड्स, यानी कि क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स द टर्निंग ऑफ द सोइल। सोइल को बार बार पलटने को ये क्या करता है? इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स द लूजिंग द सोइल, सोइल को लूज करना, और इसके ब्रेकिंग द लम्प्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लफिंग और टिलिंग कहते हैं। और इट इज द मेन पार्ट, और सबसे ज्यादा मेन अगर कुछ होता है तो वो ये होता है क्रॉप्स को उगाने के लिए। लेकिन जब तक ये नहीं रहेगा ना, तब तक पानी नीचे तक नहीं एब्जॉर्ब होगा। जब पानी नहीं एब्जॉर्ब होगा तो रूट्स कैसे जाएंगे नीचे? तब तक रूट्स भी डीपर नहीं जाएंगे, और जब डीपर नहीं जाएंगे तो वो वाटर कैसे लेंगे? वही वाटर तो ऊपर ही रह जाएगा ना, ठीक है। बाकी जमीन के नीचे भी वाटर होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? हंसते हंसते हम लोग समझ ली। नेक्स्ट अब जानते हैं व्हाट इज द सेकंड। देखो, सबसे पहले हम लोग सोइल को चीज तैयार कर लेते हैं प्लांट में करने में, प्लांट को तैयार करने में। इसके बाद हम क्या करते हैं? उसको गमले में पलटते हैं। यहाँ पे तो पूरा फील्ड ही है, यहाँ पे सब एक साथ हो गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं? उसमें अपनी सीड को पुट करते हैं। तो सीड को पुट करने में एक बड़ी सी फील्ड में हम क्या कहते हैं? उसको सोइंग कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? सोइंग हो गया। So putting the seeds in a large area in a large amount is called the sowing. एक बार फिर से मैं आपको हिंदी में अब समझाती हूँ, ठीक है। तो हिंदी में समझाएंगे तो सोइंग क्या हो गया? जो सीड्स है, जो बीज हैं, उनको एक एक करके जमीन में गाड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? सोइंग कहते हैं। देखो अब ये कैसे गाड़ते हैं। पहले के जमाने में जो प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग दोनों एक साथ होता था, नहीं तो क्या उसको ब्रॉडकास्टिंग कर दिया जाता था। ऐसे मतलब ऐसे दाने नहीं देते हैं पक्षियों को, वैसे उसको ऐसे कर दिया जाता था, क्या छिड़क दिया जाता था, ठीक है। और क्या होता था पहले? और जो बैल होते थे जिनके पीछे हो या प्लफ लगा रहता था, उसमें एक फनल भी लगा होता था, और जो कि अंदर तक जाता, और वहां पे क्या करता? सीड को वो डालते रहते ऊपर से, और वो नीचे से चला जाता विद द हेल्प ऑफ द फनल, ठीक है। आजकल तो कल्टीवेटर में ही बहुत सारी पाइप लगी रहती हैं सीड्स को गाड़ने के लिए, ठीक है। और ट्रेडिशनल टूल तो मैंने आपको समझा ही दिया। ब्रॉडकास्टिंग समझाते हैं। व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? देखो, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? जब हम लोग सीड्स को, हम लोग मैनी, ठीक है, जब जो फार्मर्स होते हैं उनको ऐसे, वो जब ऐसे सीड्स को स्प्रिंकल कर लेते हैं विद द हैंड्स, मतलब उनका कोई माप तोल नहीं होता कि मान इतने इक्वल डिस्टेंस पे हमें सीड्स को लगाना है, उनका कोई माप तोल नहीं था, वो ऐसे ही स्प्रिंकल कर देते थे, ठीक है। जो ऐसे करने पे कौन क्या उनके डिसएडवांटेज होते थे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जब ऐसे छिड़क देते थे, ऐसे नहीं, स्प्रिंकल कर देते थे, ठीक है, तब क्या होता था? जो सीड्स थे वो एक तो उनका इक्वल डिस्टेंस होता था, और जो नीचे जो उनकी जड़ होती थी, उनको कई बार वो एक दूसरे से अरज जाते थे, और कई बार उसकी वजह से वो भी सड़ जाते थे, पेड़ सड़ जाते थे। कई सीड्स तो उगते ही नहीं थे, कुछ सीड्स बेकार भी तो होती हैं, तो कुछ सीड्स उगते ही नहीं थे। और जो प्लांट्स
जब बड़ा हो जाता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। तो जब बिल्कुल पास पास हैं, जब दो लोग को एक साथ जगह फूकने के लिए कर दिया जाए तो क्या होगा, कमी हो जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी हो जाती है। साथ साथ में पानी एक दूसरे का छीन लेते हैं, मान लो एक को ज्यादा पानी चला गया, एक को कम पानी चला गया, ठीक है। तो ये क्या होता था, ये एक डिसएडवांटेज होता था ब्रॉडकास्टिंग में। वैसे ये डिसएडवांटेज ट्रेडिशनल मेथड, जो कि मैंने आपको बताया होप लफ में, वही फनल वाला, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड आ गया कल्टीवेटर में फनल लगा दिया जाता है। इसके बाद सीड ड्रिल, उसको अंदर खोद के, जो कि कल्टीवेटर में होता है सीड ड्रिल, ठीक है। और जो नया अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है ट्रांसप्लांटेशन। भले ही ट्रांसप्लांटेशन भी एक मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड नहीं हम उसको बोल सकते हैं इस समय यूज होने वाला वो एक मेथड है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन में भले ही हमें ज्यादा समय लगता है क्या करने में, बीज को सोइल में यानी फील्ड में पुट करने में, मतलब रखने, उसको लगाने में, ठीक है। तो लेकिन वो जो तरीका होता है वो ना ही आपके फील्ड में सबसे बढ़िया आपका काम करता है, ना ही आपकी कोई सीड, ना ही कोई बेकार होगी, और आपकी जो सीड होगी वो एक डिस्टेंस पे सीड ड्रिल तो आपका लगा ही देगा, लेकिन साथ साथ में ट्रांसप्लांटेशन होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं, इस बार आपके ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। ट्रांसप्लांटेशन, देखो ट्रांसप्लांटेशन इसे कहते हैं, सबसे पहले तो एक और मेथड होता है ट्रांसप्लांटेशन में। क्या होता है, पहले जो सीड्स होते हैं उनको ढेर सारे गमलों में लगाया जाता है, जो सीड्स उगने वाले वो आते हैं ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं, तो फिर उनको ले जाया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है फील्ड में विद द सीड ड्रिल या फिर कल्टीवेटर में जो होता है, ठीक है, जो फनल होता है उससे, उसकी वजह से उसको गाड़ दिया जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है, अब जो सीड्स नहीं, अब जो सीड्स नहीं उगने रहेंगे वो क्या होंगे, वो नहीं उगेंगे, अब उन सीड्स को उठा के बाहर फेंक देंगे। तो इससे क्या होगा, डिस्टेंस जो हमारी डिस्टेंस जो इतनी बड़ी थी, जो पहले कम पड़ जाती थी, अब वो ज्यादा पड़ गई, मतलब ज्यादा नहीं, अब बरोबर है, ठीक है। अब इतना करने के बाद ट्रांसप्लांटेशन छोड़ो, मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। पूरे सीड्स को एक कोई भी टैंक लो या फिर कोई घर की बाल्टी लो, उसमें पूरी सीड्स को डालो, जो सीड्स नीचे चली आ रही वो बेस्ट है, और जो सीड्स ऊपर अभी लहर रही है ना, उनको उठा के बाहर फेंक दो, जाकर दुकानदार को दिखा दो ये तो सीड्स इतनी बेकार है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सोइंग का टॉपिक खत्म हुआ। इतना मैंने आपको पढ़ाया प्रिपरेशन ऑफ सोइल्स एंड सोइंग। प्लीज लाइक आवर चैनल, बहुत मेहनत लगी इतना आपको बताने में। नेक्स्ट पे आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एनी डाउट, नथिंग, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपकी पूरी कोशिश की है। इसमें हम बात करें सोइंग में, तो सोइंग में आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, क्या होता है, सीड को सोइल में पुट करा जाता है, ट्रेडिशनल मेथड बैल को उसमें फनल डालना, ठीक है, वो भी आपको कौन बताया था, और ब्रॉडकास्टिंग स्प्रिंकल कर देना, उसके मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया था। इसके बाद इसका जो बेस्ट मेथड है वो कल्टीवेटर है और सीड ड्रिल है, जिसमें सीड ड्रिल लगा होता है, फिर सीड ड्रिल अलग से लगाना पड़ता है, ठीक है। और ट्रांसप्लांटेशन वो क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, गमला से निकाल उसमें लगा, जो सीड्स बेकार होते हैं उसको बाहर बेकार, दुकान पे आपको दिखा देना, इससे आपको याद हो जाएगा। आई होप कि आपको दो टॉपिक समझ में आ गया होगा। तीसरे पे आते हैं, और थर्ड जो है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि थर्ड जो है उसमें हम लोग सोइल की फर्टिलिटी को हम लोग बढ़ाएंगे। पहले मैं इसको इतना ही रेस कर दूं, आप इतना 2 पार्ट रिवाइज कर लो। थक गई, पानी पीना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे बात करें तो हमारा है तीसरा है, एक मिनट गाइस, सोइल फर्टिलिटी, ठीक है, इम्प्रूविंग सोइल फर्टिलिटी। जैसा कि हमें पता है कि एक प्लांट को उगने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक प्लांट को उगने के लिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्लास 3 से पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है सोइल पे, और वाटर चाहिए होता है। 3 चीज चाहिए होता है, चलो 3 चीज चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको अपने आप मिल जाती है, वाटर भी हम लोग दे देते हैं, वो भी उसको मिल जाती है। अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम लगातार अगर हम लोग सोइल में किसी भी फील्ड में लगातार अगर उसमें प्लांट लगाते जाएं, क्रॉप्स लगाते जाएं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें लगातार न्यूट्रिएंट्स अपने आप पैदा हो जाएंगे। कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो इसको पॉसिबल करने के लिए, मतलब अपने आप पैदा नहीं होंगे, तो अब जैसे सोइल प्लांट्स, हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो मर जाएंगे, ठीक है। तो उनको न्यूट्रिएंट्स नेचुरली तो नहीं मिल पाता, तो अब हम लोग मैन मेड क्या करते हैं, जो मैन है वुमेन भी देती हैं, ठीक है। तो जो हम लोग हैं क्या करते हैं, उसको हम लोग
अब बाहर से हम लोग मतलब जैसे जो नेचुरली जो सोल से मिलता है, अब हम लोग उसको बाहर से हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। अब ऐसा नहीं कि न्यूट्रिएंट्स हम उसको बरसात करेंगे, उसका भी कुछ वो होगा, कुछ किसी से जाता होगा ना। तो अभी हम फर्स्ट जानते हैं जो कि सोइल फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, सोइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाता है। सबसे पहले हम जानेंगे तो हमें पहला मिलेगा मैन्युअर। मैन्युअर क्या होता है, देखो मैन्युअर फर्टिलाइजर को दो चीज को एक साथ पढ़ेंगे ना, तो दोनों को आप कंपेयर भी कर लोगे और आपको दोनों चीजें एक साथ भी समझ में आ जाएगी, और बहुत अच्छे से आपको इन दोनों के बीच में ना आपको वो भी समझ में आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस भी समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, मैन्युअर की बात करते हैं। तो देखो मैन्युअर क्या होता है, मैन्युअर ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड टू इंक्रीज, मतलब ये क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक मटेरियल। पहले एक एक पढ़ते हैं। मैन्युअर जो होता है वो ऑर्गेनिक और नेचुरल मटेरियल होता है। ठीक है, नेचुरल मटेरियल नेचुरली नहीं मिला रहता, गाय के द्वारा मिलाता है। ठीक है, अभी इसको छोड़ो यार। ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको कि सोइल के फर्टिलिटी यानी न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, ह्यूमस में रिच होता है। ह्यूमस मतलब क्या होता है, आप मुझे नीचे कमेंट बताओगे, वो भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब सेकंड थर्ड में। ठीक है, इसके बाद ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसमें लेस रिच होता है, मतलब ये ज्यादा नहीं होता मैन्युअर में। ठीक है, फर्टिलाइजर जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है, और ये मैन मेड फर्टिलाइजर है जिसको कि कहाँ बनाया जाता है, वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, प्लांट से बनाया जाता है। और ये जो फर्टिलाइजर है, ये पोटेशियम फास्फोरस, इन सब में क्या है, लेस रिच, मोर रिच, नहीं सॉरी, ये क्या होता है, इसमें रिच होता है। ठीक है, ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको क्या लगता है, अब इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस जान लेते हैं, फिर आपने नीचे कमेंट करना है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है। मैन्युअर जो कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक जो कि फर्टिलाइजर है। मैन्युअर जो कि बहुत ज्यादा ह्यूमस छोड़ता है, फर्टिलाइजर जो कि बिल्कुल भी क्या नहीं छोड़ता, ह्यूमस नहीं छोड़ता। मैन्युअर जो कि पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन इन सब में कम है, और जबकि फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन सब में रिच है, यानी कि इसके पास ज्यादा है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैन्युअल और फर्टिलाइजर में कौन ज्यादा बेस्ट है। अभी हमारे पास इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए दो और मेथड्स हैं, उसको भी पहले समझ लो, इसके बाद बताना। ये पहला है, इसका तीसरा है हमारा क्रॉप रोटेशन, और चौथा है फॉलोइंग। वो वाला फॉलोइंग नहीं कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो वाला फॉलोइंग नहीं है। ठीक है, वो वाला फॉलोइंग होता है, वाला फॉलोइंग है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन में मतलब होता है कि पहले एक ही फील्ड में पहले हम लोग वीट उगाएं, फिर मेज उगाएं, राइस उगाएं, इस प्रकार से हम लोग उसमें बदल के करेंगे, तो ये सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। ऐसा साइंस का कहना है, मेरा नहीं कहना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है फॉलोइंग की। तो फॉलोइंग में क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, वन क्रॉप सीजन में अच्छे से हम लोग ढेर सारे क्रॉप को उगा लेंगे। हम नहीं उगाएंगे, मतलब उगा लेते हैं फार्मर्स। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उसको एक क्रॉपिंग सीजन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर अगले साल आ जाते हैं उसमें क्रॉप उगाने के लिए, जिससे आगे उसकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है और आपको एक्स्ट्रा मैन्योर फर्टिलाइजर डालने की कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका ये फायदा होगा। एक और बात, अब देखो आपको इन तीनों में से कौन अच्छा लगा, या मुझे नीचे कमेंट बताओगे। मैं चारों को एक बार डिफरेंशिएट कर देती हूँ। मैन्योर जो कि ऑर्गेनिक, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक, क्रॉप रोटेशन कोई वो नहीं है, कोई खाने वाला चीज नहीं है जिसको आप खिला दोगे प्लांट्स को। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे कि सोइल की फर्टिलिटी नेचुरली सोइल्स में आ जाती है। फॉलोइंग में भी ये भी एक नेचुरली मेथड, जिससे कि अपने आप सोइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों प्लांट्स को खिलाने या पिलाने वाली चीज है, ये दोनों नेचुरली सोइल में आ जाता है। फॉलोइंग में क्या करना था, हमें एक क्रॉप सीजन में हमें कुछ भी नहीं करना था, जिससे कि आपको कुछ हानि हो सकती है, लेकिन आपको जो मैन्योर फर्टिलाइजर डालते हैं वो नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझाने के बाद अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को फिर से लाइक कर दो, डिसलाइक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया इंप्रूविंग द सोइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएं। इंप्रूविंग द सोइल फर्टिलिटी आपको ज्यादा बनानी है तो आप उसमें क्या करो, काऊ का गोबर लाके डाल दो। अच्छा ये बताओ, काऊ का गोबर यानी कि डंग किस में आएगा, काऊ डंग किस में आएगा, मैन्युअर या फर्टिलाइजर? ये आप मुझे नीचे कमेंट बताओगे, नहीं बताओगे तब भी आपको पता ही होगा कि जो काऊ डंग वो मैन्युअर में आएगा, एज इट इज द ऑर्गेनिक मटेरियल है ये। ठीक है, और ये कोई ये जो
काऊ डंग है, ये कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इतना मैंने आपको काऊ डंग बता दिया, ह्यूमन डंग भी हो सकता है, ठीक है। और फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर के नेम्स आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका की है पहले हम लोग सोइल को तैयार कर लिए क्रॉप्स उगाने के लिए, फिर हम लोग उस पर सोइल में पुट कर दिए, इसके बाद हम लोग उसमें सोइल की फर्टिलिटी बढ़ा दिए। अब हमें करना है जो कि मेन होता है, वो है क्रॉप्स उगाने के बाद, वो है इरिगेशन प्रोसेस। इरिगेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपको जो सोइल है इसमें आपको सॉरी जो क्रॉप्स है, अगर आप उसमें पानी नहीं डालोगे, उसको खाना नहीं दोगे, तो कैसे क्या होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स पे भी तीसरे टॉपिक में ले लिया। अब हमें चौथे वाले टॉपिक में भी क्या देना है, स्टेप में क्या देना है, उसको पानी देना है। और पानी देने वाले प्रोसेस को हम लोग इस प्रैक्टिकल्स वाले प्रैक्टिस में क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम क्या कहेंगे, इरिगेशन कहेंगे। इसकी इंक भी खत्म हो गई सही टाइम पे, अभी और भी टॉपिक्स बाकी हम लोग पढ़ाना है, ठीक है। तो इरिगेशन है, इरिगेशन में आपका इंक ही खत्म हो गया, फिर मैं पढ़ा लूंगी, ज्यादा नहीं लिखूंगी अब, ठीक है। तो इरिगेशन इरिगेशन इज सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स विद रेगुलर इंटरवल। जब तक आप रेगुलर इंटरवल पे उनको पानी नहीं दोगे तब तक वो सही से नहीं उग सकते हैं। अगर इसे कुछ हम ट्रेडिशनल मेथड से सीखें तो कभी एक चेन पंप होती थी, पहले उसको अच्छे से पंप करो, फिर उठा एक बाल्टी बड़ी पानी डालो, पहला ऐसे ही, फिर काऊ ऐसे से घुमा दी थी और फिर पानी ऐसे से निकलता था, और फिर उसमें पाइप लगी होती थी और पूरे शहर में नहीं सॉरी पूरे फील्ड में पानी जाता था, ठीक है। ऐसे ही दो और है ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं। और ट्रेडिशनल मेथड में जो इरिगेशन है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो मोट, देखली, चेन पंप, मोट, देखली, चेन पंप एंड राहत। मोट, देखली, चेन पंप, इन तीनों में जो व्यक्तियों को, मनुष्यों को काम करना पड़ता है, राहत में उसको राहत ही होती है, उसमें राहत में उसको कुछ नहीं करना रहता, बस जाकर उसके टाइम टाइम पे बस देखा हो कि सही से पानी जा रहा है कि नहीं, बस इतना काम होता है, ठीक है। इरिगेशन समझ में आ गई, इरिगेशन में कुछ नहीं था। ट्रेडिशनल मेथड आपको मैंने बताया, मॉडर्न मेथड भी आते हैं। देखो मॉडर्न मेथड में आपको दो मेथड इस समय सबसे ज्यादा क्या हुआ है, सबसे ज्यादा इसमें वो हुआ है, विकसित हुआ है, ठीक है। मॉडर्न जैसे कि आप सबसे पहचान रहे होंगे, दो है, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। देखो स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है, स्प्रिंकल करता है, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकलर में क्या होता है, सच में यार गला सूख रहा है। स्प्रिंकलर की बात करें तो स्प्रिंकलर में फुहारे की तरह पूरी फील्ड में कुछ जगह पर ऐसे लगा रहता है, फिर फुहारे की तरह क्या करता है, ऐसे पानी फुहारे की तरह वैसे ऊपर फेंकता रहता है, जिससे कि ह्यूमिडिटी भी आती है, थोड़ी बहुत एयर में थोड़ी ह्यूमिडिटी भी आती है, और साथ साथ में आपको चारों तरफ फील्ड में पानी भी हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि स्प्रिंकलर में क्या होता है, कभी कभी ज्यादा पानी हो जाता है, या फिर कभी कभी जब ज्यादा पानी के कारण पानी में कुछ डिसीज भी मिक्स हो जाते हैं, या फिर कुछ जम्स से मिक्स जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको वो बना लेते हैं, मतलब कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, यानी कि प्लांट्स के लिए जो ज्यादा सही नहीं होता है, ठीक है। ड्रिप सिस्टम की बात करें तो ड्रिप सिस्टम में हर एक पौधे के पास एक एक ड्रिल मशीन से मान लो बहुत बड़ी पाइप बिछा दी पूरे फील्ड में, बिछाने के बाद एक इधर लाइन, एक इधर, एक लाइन, एक इधर, ठीक है, 4 लाइन, तो 4 हो गई, इधर 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 इधर, ठीक है। अब यहाँ पे इधर 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 इधर, यहाँ पे क्या है, प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स है। तो अब जहाँ पे आपको प्लांट्स, यहाँ जहाँ पे वो लोग सीड्स बोए होंगे, वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे ड्रिल मशीन से एक एक छेद कर देंगे। अब छेद करने से क्या होगा, और नल चालू कर देंगे। नल, अब क्या होगा पता है, अब क्या होगा, जो प्लांट्स है उनको हर समय पानी मिलता रहेगा, लेकिन सिर्फ एक एक बूंद मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ड्रिप सिस्टम में आपको एक एक बूंद पानी मिलेगा, कब कब, हमेशा मिलेगा, लेकिन एक बूंद, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि स्प्रिंकलर और ड्रिप में कौन ज्यादा बेस्ट है? इससे पहले कि आप बताओ, मैं आपको बता देती हूँ कि इन दोनों में कौन ज्यादा बेस्ट है। स्प्रिंकलर में देखें तो स्प्रिंकलर में कई बार वाटर कंजर्वेशन नहीं हो पाता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे वाटर को कंजर्व स्प्रिंकलर सिस्टम में बिल्कुल नहीं कर पाते, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा ड्रिप सिस्टम में से ज्यादा नहीं कर पाते। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में हम लोग वाटर कंजर्वेशन ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं, क्योंकि उसमें एक एक बूंद गिरे तो मुझे लगता है कम पानी खत्म होता है टंकी का, हमारे टंकी का छोड़ो, मुझे लगता है उसमें समरसेबल का पानी आता है, ठीक है। स्प्रिंकलर की बात करें तो स्प्रिंकलर में कोई भी टारगेट साइट नहीं होता कि आप उसे टारगेट एरिया पे पानी डालोगे, वो कहीं भी पानी चला जाएगा, बगल में कोई वीडी साइड पे रहेगा ना, उसमें भी वो पानी डाल देगा, ठीक है। तो पानी वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
पक्का हो रहा है। ड्रिप सिस्टम में देखिए, मान लो कोई वीडीसाइड है, यानी कि कोई भी जो अनवांटेड, अच्छा वीडीसाइड क्या होता है पुलिस में ना, समझा देती हूँ। वीडीसाइड मतलब होता है वो कोई भी प्लांट जो कि जैसे ये सब है एक काइंड के प्लांट्स है, ठीक है। अगर इनमें से कोई अलग से कोई भी पौधा घास फूस उगा है तो अब उसको पानी दोगे क्या डाले? नहीं, उसको आप उजार के फेंक दो, क्योंकि वो बात है आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा, पानी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरा ले लेगा, है जो एग्रीकल्चर में जो रहेगा, ठीक है। तो ड्रिप सिस्टम में आपको वाटर कंजर्वेशन भी सही हो जाता है और साथ साथ में जो टारगेट साइट पर ही पानी जाता है। कोई भी कोई भी और मान लो क्रॉप्स उगाए, प्लांट उगाए, तो उसमें आपको पानी का फालतू के नहीं खर्चा होता, ठीक है। इसके बाद लेस डिसीजेस भी होते हैं और साथ साथ में इरोशन भी रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस इरोशन। तो मुझे लगता है या फिर ऐसा साइंस कहती है कि इन दोनों में ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट मेथड। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे तो मैं अपने लिए, अगर मुझे अपने पर पढ़ना हो तो मैं स्प्रिंकलर सिस्टम ज़्यादा बेस्ट समझूंगी, क्योंकि मुझे एक एक बूंद से नहीं नहाना। आप क्या करोगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। 5 मिनट पे बचे भैया, अभी तक तो चौथे पे ही हैं, 5, 6, 7, 3 अभी स्टेप पढ़ने हैं। अब बात करते हैं वीडिंग की। देखो गाइस, जैसे कि हमने इरिगेशन देखा, इरिगेशन में कुछ नहीं था ज़्यादा, हम लोगों ने टाइम स्प्रिंकलर और ड्रिप में बिताया। यार 40 मिनट हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी टॉपिक को क्लियर करते हैं। लेकिन डिटेल में हमारा मेन एम क्या है? डिटेल, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, हमें सारे एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए, एक एक लाइन, ठीक है। वीडिंग की बात करते हैं। वीडिंग क्या होता है? कोई भी जब हम लोग एक प्रकार की प्लांट्स उगा रहे हैं, अब उसमें अगर आपके बीच बीच में आपके भी फालतू के घास फूस उगाएंगी तो उसको क्या करोगे? काट के हटाओगे। अगर आप उसको काट के हटा दे तब तो आपकी पूरी जिंदगी से बीत जाएगी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। ऑन प्लांट्स हम लोग क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। और इसको हम लोग हटाने के लिए अब हम लोग क्या यूज करने लगे हैं? वीडीसाइड यूज करने लगे हैं। क्या यूज करने लगे हैं? वीडीसाइड्स यूज करने लगे हैं। पहले हम उसे काट हटाते थे, उसको जड़ से हटाते थे, अब हम लोग उसको हमेशा के लिए हटा देते हैं। कि अब क्या होगा, जो भी वीडीसाइड होगा ना उसको पूरा नुकसान कर देगा, वो पूरे पेड़ को सड़ा देगा। लेकिन जो और भी जो सारे प्लांट उनको कुछ भी नहीं फर्क होना चाहिए। ये ऐसा साइंस कहती है। साइंस देखो, साइंस में कितनी ताकत है, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं मानती। देखो साइंस में क्या होता है? जितने भी प्लांट्स हैं उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो वीड्स हैं वही सिर्फ सड़ेंगे और आपको कुछ नहीं हानि होगा। यही है वीडीसाइड, ठीक है। ऐसे इंसेक्टिसाइड्स भी आता है, पेस्टिसाइड्स भी आता है। इंसेक्टिसाइड बता रही थी, पेस्टिसाइड की कॉमन सेक्शन बताया। इंसेक्टिसाइड जैसे कि कोई भी इंसेक्ट आके खाने लगते हैं ना पौधों को, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए लोग इंसेक्टिसाइड पीछे रखते हैं। और कुछ अब आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सबके नाम जो नीचे कमेंट सेक्शन में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और एग्जाम में ये भी सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है, कि नेम सम 3 पेस्टिसाइड्स नेम, 3 वीडीसाइड्स नेम, 3 और वो एक्चुअली मैं पेपर दे चुकी है ना, इसलिए क्लास 8 का मेरा पेपर हो गया टर्म 1। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। सॉरी, अभी हम लोगों ने पचपा पढ़ चुके लगभग वीडी, ठीक है। छठे की बात करते हैं। अब देखो, अभी आपका क्या होगा, कुछ महीने बाद आपके पूरी ग्रुप्स बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो क्या आप तैयार होने के बाद आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे? वहां से हटाओगे भी तो? जैसे आप कोई भी फूल का पौधा लगाए, उसमें फूल उगाए, तो आप उसको वैसे यहाँ रहने दोगे? सुंदर लगने के लिए 2-3 मैं रहने देती हूँ, बाकी और सब निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, अपने घर में भगवान को चलाने के लिए। तो अब क्या हो गया, उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ फलों को उगा रहे हैं, लेकिन जब पूरे फील्ड में जब हमें क्रॉप्स उगाना रहता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? पूरे क्रॉप्स को ही हटा देते हैं। मतलब जो क्रॉप्स होती है, मान लो इतनी बड़ी क्रॉप्स है, उसकी जड़ से तो उसको यहीं से काट देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। The cutting of crops after maturing is called the harvesting। पहले यहाँ पे नाम लिख दें, तो you are confused। एक मिनट, चौथा, पांचवा, छठा, एक और है, मैं सोची मैं कुछ छोड़ रही हूँ। हार्वेस्टिंग की बात करें तो कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिंग इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है थ्रेशिंग, कहाँ गया, जान लो, अभी तो मैं लिख रही हूँ ना। एक होता है थ्रेशिंग और दूसरा होता है शैफिंग। नहीं सॉरी, विनोइंग कहते हैं। इस वाले से थोड़ा लिख लेते हैं, सॉरी, विनोइंग। इस वाले से ज्यादा बस लिखा है, स्मूथ जिसे कहते हैं, ठीक है। तो थ्रेशिंग की बात करें तो थ्रेशिंग में क्या होता है? थ्रेशिंग में जो इतना बड़ा पेड़ होता है ना, उसमें से उसको काट के अलग किया जाता है। इसके बाद विनोइंग में क्या होता है? इसमें आप देखो, थ्रेशिंग और विनोइंग में आप कंफ्यूज बिल्कुल हो सकते
अभी मैं कुछ ही दिन पहले मैं इसको, ये जो डिफरेंस है इसको मैंने अपना थोड़ा दूर किया है। आप भी अभी इसको दूर कर लो पहली बार में, हानिकारक हो जाएगा। फिर थ्रेशिंग की बात करते हैं। तो इतना बड़ा जो आपका पौधा है और सिर्फ यहाँ पे आपकी जो आपकी खाने वाली चीज उगी है, तो आप क्या करोगे, पूरा थोड़ी खाओगे। सबसे पहले हम इसको अलग करेंगे, ठीक है। तो इसको अलग करने को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। इसके बाद विनोइंग। अच्छा, इतना हम लोग काट के क्या करते हैं, इतना काट के इसको एक भूसा बनाया जाता है, जिसको कहते हैं चारा, ठीक है, खाने वाला। अब ये वाला पार्ट कौन खाता है, फिर गाय लोग खाती है, ठीक है, एनिमल्स खाते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो वो लोग इसको खाते हैं। अब इस पर विनोइंग जो कि सेकंड स्टेप होता है हार्वेस्टिंग में जो आता है, उसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसमें भी तो बेटा देखो, जैसे सीड्स होते हैं उसमें एक कवरिंग होती है कि नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीड मेम्ब्रेन, पता नहीं। हमारे सेल्स में भी एक वो होती है, क्या, एक कवरेज लाइन होती है, हमारे ऊपर भी एक कवरेज लाइन है। स्किन कितनी सुंदर लग रही हूँ ठीक है। विनोइंग की बात करूं मैं, विनोइंग की बात करें तो अब क्या होता है, इसके जो प्रोटेक्टेड लेयर है किसी ऊपर होती है उसको हटाई जाती है। इस बार फिर हमें गेहूं मिलता है, गेहूं के ऊपर एक लेयर होती है, फिर वो मुझे पहचान में नहीं आती कि गेहूं है कि चावल है। आपको पहचान तो नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है। अब हम क्या किया जाता है, उसको ऊपर अलग किया जाता है। अलग करने के बाद इसको मम्मी धोती है, धोने के बाद गेहूं को फिर जाता है पिसने और फिर वापस आ जाता है, फिर हम लोग उसे पका के खाते हैं, रोटी पका के खाते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया थ्रेशिंग विनोइंग। देखो विनोइंग में आपको रोटी पकाना नहीं आता है, ठीक है, बस वही दिखाता है। इसको प्रोटेक्टेड जो लेयर होती है इसकी, वो कवरेज एरिया से उसको हटा दिया जाता है। और फिर हमें इस पर जो मतलब रखा जाता है वो सिर्फ ग्रेन से रखा जाता है। लगभग एक में कितनी ग्रेन होती है, कितनी सीड्स मिल जाती हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्टोरेज। अब सोचो आपने कितने स्टेप फॉलो किए हैं सिर्फ क्रॉप्स उगाने में। कितने सारे हमारे क्रॉप्स भी तो हो जाते हैं। तो क्रॉप्स उगाने में आपने जब इतनी ज्यादा मेहनत की है तो उसको अच्छे से रखना है। क्या मतलब ये रहेगा, मतलब अगर आप किसी प्लांट को इतने अच्छे से उगाओ और बाद में जो उसका जो फल निकले वो सड़ा हुआ आपको मिले, तो क्या वो अच्छा रहेगा, नहीं अच्छा रहेगा ना। तो आप इतना बड़ा पूरा प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप स्टोरेज उसका अच्छे से निकालोगे तो अच्छे से क्रॉप उगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो देखो, स्टोरेज करने के लिए वहाँ पे नीम्स के लिए रखे जाते हैं, जिससे कि वहाँ इंसेक्ट नहीं आते, चीजें सड़ती नहीं, इसलिए उसको पहले अच्छे से धूप में उसको सुखा लिया जाता है ताकि जो ग्रेन्स है वो रखे रहे महीनों तक, ताकि वो सड़े ना, इसलिए उसको अच्छे से धूपों में सुखा दिया जाता है। अच्छा, आप कौन से मेथड जानते हैं जिससे कि जो आपके घर में है वो चीजें खराब ना हो, तो उसके लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं, मैंने 2 बताया, तीसरा आप बताओगे। फ्रिज वाला नहीं कि जो चीजें हम लोगों ने फ्रिज में रख दी थी या डब्बे में फ्रिज में रख दी थी, वो वाला नहीं, वही इससे रिलेटेड, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। स्टोरेज, अब स्टोरेज इतना तो मैंने पढ़ लिया कि पहले उसको नीम लीव्स रख दी जहाँ पे स्टोर किया जाता है ताकि चीजें सड़े ना, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया पहले उसको धूप में अच्छे से उसको झुलाया जाता है, अच्छे से तुम झुला जाओ ताकि तुम जिंदगी भर के लिए सड़ो ना। ऐसा ये जो स्टोरेज करने वाले रोग होते हैं ना, साइंस का कहना है, ठीक है। बाकी आगे चल के ना जब लोग क्लास 9 में पहुंचेंगे तो इसके पीछे की हमें साइंस पता चलेगी और धूप में इसको क्यों झुलवाया जाता है, ठीक है। अब बाकी हम लोग स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज मतलब क्या होता है, चीजों को स्टोर करना। स्टोर, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया, इसका तो पता होना चाहिए। अब जो क्रॉप्स जो हो गए, उग गए, अच्छी तरीके से कट भी गए, अब उनको 2 जगह पे किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ग्रैनरीज, सिलोस और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अभी आप जो आपकी पूरी क्रॉप्स हैं ये इन 2 जगह पर रखा जाता है जहाँ पे नीम लीव्स पे रखाती है। बाकी मुझे नहीं पता यार, मैंने जितना पढ़ा मैंने आपको उतना पढ़ा दिया। बाकी गाइस स्टोरेज में इतना भी पढ़े नहीं, बस ये समझो ग्रैनरी, सिलोस, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ठीक है। इतना समझ में एनिमल हस्बेंड्री समझते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, एनिमल्स को रखा जाता है, एनिमल्स को अच्छे से चारा दिया जाता है और वो चारा किधर से आता है, वही जो मैंने आपको बताया था, इतना बड़ा होता है फिर इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, फिर जितना बचता है उसको ना एनिमल हस्बेंड्री को पहुंचाया जाता है। कभी थोड़े सीड्स पे दे दिया जाता है, सीड्स कई तरह भी होंगे, ठीक है। सो व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का अच्छे से डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड द केयर ऑफ फार्म एनिमल, मतलब जो एनिमल होते हैं उनकी अच्छे से केयर की जाती है, केयर ऑफ फार्म एनिमल, फॉर मिल्क उसकी अच्छे से केयर की जाती है। अच्छा, दुनिया में आजकल की दुनिया देखो, बिना मतलब के कोई कुछ नहीं करना चाहता। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, गांव को पालते हैं, किस लिए, बेफालतू थोड़ी देंगे उसको भूसा ये सब थोड़ी देंगे, सिर्फ हम लोग बेच दें उससे उनको फायदा हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि वो इन लोग को इसलिए देते हैं, एनिमल्स को इसलिए देते हैं क्योंकि अगर वो गाय को देंगे तो गाय उनको मिल्क देगी, अच्छे से अच्छा उसको मिल्क देगी। अगर वो गोट, शिप इन लोग को पालेंगे तो ये लोग उन लोग को ग्रेड देंगी, और यही फायदा है इन सब चीज़ों का। तो सोचो, आज मैं हमने पूरा क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपसे कभी भी कोई भी फार्मर, आपके गाँव के लोग अगर आपको कुछ भी पूछे ना क्रॉप्स में, तो आज से आप उसको हर एक क्वेश्चन के उत्तर देना सीख जाओगे कि इसके बाद ये स्टेप होता है, इसके बाद ये स्टेप होता है, इसके बाद ये स्टेप होता है। तो आई होप कि इतने देर में हम लोग ने इस टॉपिक को अच्छे से आखिरकार क्लियर कर ही लिया। ये वाला चैप्टर साइड में, अभी साइड में नहीं, अभी आपको नहीं करना, ये तो अभी मैंने साइड में किया है क्योंकि मैं से क्वेश्चन सब सॉल्व कर चुकी हूँ, और जो जो मुझे लगता था जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताई भी हूँ, और जो जो मुझे नहीं आती थी वो मैंने आपको कमेंट करने बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया कि नहीं? बिल्कुल खत्म हो गया। अब हम करते हैं इस वीडियो को भी समाप्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेना, कुछ कर लेना, इतना सारा मैंने ऑप्शन दिया है। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, नमस्कार।